अंग्रेजों ने ऑलरेडी डिवाइड एंड रूल में मुस्लिम्स के लिए एक अलग इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं, जिन्ना खुश हो गए हैं अलग इलेक्टोरेट के लिए वगैरह वगैरह। तुम अनटचेबल्स के लिए अलग इलेक्टोरेट करोगे तो भारत बच जाएगा और हमारी फ्रीडम मूवमेंट इससे अफेक्ट होगी, हम लोग ब्रिटिश से हार जाएंगे, नहीं करो। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा कि आप अंग्रेजों से तो फ्रीडम की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताइए हिंदुस्तान भारत आजाद हो भी जाता है तो उस 9 साल के हरिजन बच्चे का क्या जो कुएं से पानी नहीं पी सकता है, उसकी फ्रीडम की मैं आज आपसे बात करता हूं, उसके लिए क्या। और जब तक सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, हाँ, तब तक हरिजन समाज की कोई बात नहीं सुनेगा, कोई बात नहीं मानेगा। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने गांधी जी को स्ट्रेट कहा कि मेरे लिए द एनिमी इज द इंडिया विद इन द इंडिया, जो कि डिस्क्रिमिनेट करता है मेरे खिलाफ और मेरे समाज के खिलाफ। एनीवेज मैं सोच विचार करूंगा। बात चलती रही, यरवड़ा जेल में इसके खिलाफ गांधी जी को बंद किया हुआ था, क्योंकि गांधी जी ने मूवमेंट्स लॉन्च कर दी थी अंग्रेजों के खिलाफ वगैरह। यरवड़ा जेल में कुछ गांधी जी की तबीयत वगैरह खराब हो गई थी। नेहरू, मदन मोहन मालवीय जी सब लोग जुटे हुए थे। फाइनली गांधी जी ने और बी आर अम्बेडकर साहब को अपनी उम्र का तकाजा लेते हुए, उनकी हेल्थ क्योंकि डिटोरिएट कर रही थी वगैरह वगैरह, कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया और बी आर अम्बेडकर साहब ने गिव इन कर दिया कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग नहीं करूंगा। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं क्या बैकग्राउंड दिया। मैकडॉवेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड को कन्विंस कर चुके थे बी आर अम्बेडकर साहब, सेपरेट इलेक्टोरेट हो हरिजन समाज के लिए, हाँ। लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके कन्विंस कर लिया कि तो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांगो, वरना भारत अभी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हो गया है, फिर हिंदू और अनटचेबल्स में डिवाइड हो जाएगा और टूट जाएगा। अंग्रेज यही चाहते हैं, इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। बी आर अम्बेडकर साहब ने गिव इन कर दिया और गांधी जी के साथ पूना पैक्ट 1931 में साइन किया। पूना पैक्ट में ये डिसाइड हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा हरिजन कम्युनिटी के लिए, लेकिन रिजर्वेशंस होंगे। पहली बार दोस्तों रिजर्वेशंस की बात उस समय आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन अभी लिखा भी नहीं गया था, उस समय आई थी। गांधी जी से पूना पैक्ट में लिखवाया और अग्री कराया लिखित में बी आर अम्बेडकर साहब ने कि हरिजन समाज के लिए रिजर्वेशंस होंगे, इंक्लूडिंग इलेक्टोरेट में रिजर्वेशंस होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट भले ही ना हो, रिजर्वेशंस होंगे। वन पर्सन वन वोट होगा, हाँ, भारत में, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, सीट्स होंगी, वो रिजर्व होंगी, उसमें रिजर्वेशन होगा हरिजन समाज के लिए वगैरह वगैरह। तो ये पूना पैक्ट था, ये साइन हुआ। उसके बाद आगे बढ़े, इन्होंने सैकड़ों पेपर्स लिखे, रिसर्च, अपनी किताबें लिखी, सैकड़ों किताबें हैं बी आर अम्बेडकर साहब की, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ। इन्होंने फिर देखिए सिर्फ हरिजन समाज के लिए काम नहीं किया, आगे बढ़े। जैसे बी आर अम्बेडकर साहब, तो उन्होंने पाया कि मनुस्मृति जो होती है, जो मनुस्मृति जो सबसे पुरानी जो स्क्रिप्ट है, एंशिएंट स्क्रिप्ट है हिंदुइज्म में, जो कि कानून लेआउट करती है कि औरतों का क्या कर्तव्य है, हरिजन समाज का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण क्या करता है, बनिया क्या करता है, क्षत्रिय क्या करता है, शूद्र क्या करता है वगैरह वगैरह। उसमें 12-14 जो सेक्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं वगैरह वगैरह। तो मनुस्मृति जब पढ़ी बी आर अम्बेडकर साहब ने, उन्होंने कहा कि ये मनुस्मृति बड़ी खतरनाक है, हिंदू समाज इससे चलता है, लेकिन ये पेट्रियार्की को एनकरेज करती है और अनटचेबिलिटी को एनकरेज करती है, कास्ट सिस्टम को एनकरेज करती है, विमेन राइट के खिलाफ है, हाँ, हरिजन समाज के खिलाफ है। और फिर 1927 में मनुस्मृति को बी आर अम्बेडकर साहब ने एक मूवमेंट लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया, आग लगा दी मनुस्मृति को, और कहा है मनुस्मृति को डिनाउंस करना चाहिए सारे हरिजन समाज को, और वो सब लोग जो इक्वालिटी की बात करते हैं उनको डिनाउंस करना चाहिए। और मनुस्मृति सिर्फ हरिजन समाज के खिलाफ नहीं है, वो विमेन के खिलाफ भी है। और औरतें 50% ऑफ दी पॉपुलेशन है। भारत की पॉपुलेशन उन दिनों 35 करोड़ थी, तो 35 करोड़ में 17 करोड़ औरतें थी, और 17 करोड़ औरतों के खिलाफ है मनुस्मृति, ये कहा उन्होंने। इससे कहते हैं जो महासभा, हिंदू महासभा, आरएसएस वगैरह जो थे,
वो बड़े नाराज हुए थे बी आर अम्बेडकर साहब से। उन्होंने तो कहा, एक समय आया जब उन्होंने आगे जाके हिंदू कोड बिल वगैरह आएंगे उस पर, लेकिन आरएसएस बहुत इनसे नाराज हुई थी। तो और इनका बड़ा सिंपल था, साइंटिफिक टेम्पर था। इन्होंने कहा कि मनुस्मृति क्यों माने जो कि स्लेवरी कराती है औरतों से, उसमें औरतों से कहती है हस्बैंड के बिल्कुल तुम चरणों पे रहो, हस्बैंड की सेवा करो। और उन्होंने कहा मनुस्मृति में इक्वालिटी है ही नहीं, उसमें जो हस्बैंड है वो सिर्फ केयर टेकर गार्डियन वाइफ का नहीं है, बल्कि उसका लिटरली ओनर है। तो ये गलत है। और फिर समाज तोड़ू है मनुस्मृति, हरिजन समाज के खिलाफ है। एंड सिर्फ जो है वो ब्राह्मण ठाकुरों को बड़ा रखती है, बनियों से को सारा व्यापार देती है, और शूद्रों में और अनटचेबिलिटी इंकरेज करती है। तो ये गलत है। तो उन्होंने उसका टोटली उसको अपोज किया। तो उससे हिंदू महासभा, आरएसएस वगैरह बहुत नाराज हुए थे। अच्छा, जब जब गांधी और इनके में टकरार हो तो मैं बता दूं आपको, बात यही होती थी, गांधी अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे और कहते थे मैं अनटचेबिलिटी को खत्म करना चाहता हूं बाय हरिजन अपीसमेंट। और बी आर अम्बेडकर साहब कहते थे जब तक आप कास्टिज्म नहीं खत्म करेंगे तब तक अनटचेबिलिटी नहीं खत्म होगी। यू शुड बी अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ओप्रेशन, एंड सिर्फ नॉट जस्ट द ओप्रेशन ऑफ द अंग्रेज and अंग्रेज discrimination against Indian, but against all forms of oppression. Oppression of men against women, oppression of Malik against servant, oppression of employer against employee, oppression of factory owners versus factory workers, oppression of the zamindars against the farmers, and of course oppression of the Hindu Samaj में अगेंस्ट दी हरिजन्स, दी दलित्स। तो कास्टिज्म को खत्म करना पड़ेगा, तब अनटचेबिलिटी खत्म होगी। सिर्फ ये अनटचेबिलिटी अपीजमेंट, हरिजन अपीजमेंट वगैरह करके कि हरिजन गॉड ऑफ चिल्ड्रन है वगैरह करके खुश करके आप अनटचेबिलिटी नहीं खत्म कर पाएंगे। और वर्णन से हिस्ट्री में जाए तो पता चलता है कि बी आर अम्बेडकर रियलाइज्ड कि गांधी जी अपीजमेंट में ज्यादा विश्वास रखते थे, अटचेबिलिटी जरूर हटाना चाहते थे, खुद कहते थे अपना लैट्रिन खुद साफ करो वगैरह वगैरह बात करते थे, लेकिन कास्टिज्म हटाने में ये जो पूरा कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, बनियावाद और फिर ये हरिजन समाज का ये जो डिवाइड्स हैं, इसको ब्रेक करने में, खत्म करने में गांधी जी अपीजमेंट करते थे जातिवाद की, और हरिजन समाज की, लेकिन वो खत्म नहीं करना चाहते थे कास्टिज्म। तो इस बात में बड़ा तकरार हुआ। बी आर अम्बेडकर की फिलॉसफी गांधी जी की फिलॉसफी से मिल नहीं खाती थी बिल्कुल। और बी आर अम्बेडकर क्योंकि स्ट्रेट टॉक करते थे तो गांधी जी को कह देते थे कि आपकी अपीजमेंट से ही अनटचेबिलिटी जाएगी नहीं। अनटचेबिलिटी को जाने के लिए कास्टिज्म को खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो ये चलते रहता था। बात फिर आगे बढ़ी 1947, जैसे आप लोगों को पता है। कहते हैं जब पुणे पैक्ट साइन होने के बाद टिल हिज लास्ट डेज अंबेडकर साहब का अगर एक रिग्रेट रहा लाइफ में, वो ये था पूना पैक्ट साइन करना। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर पूना पैक्ट साइन नहीं हुआ होता और एक सेपरेट इलेक्टोरेट अगर होता हरिजन समाज के लिए, तो शायद सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम्स का तो पहले ही अग्रीड था, तो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए भी हो जाता। अगर ऐसा होता तो शायद 1935 एक्ट नहीं होता, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए हो जाता, तो इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नहीं हारी होती, आईएनसी सब जगह नहीं जीती होती। अगर मुस्लिम लीग नहीं हारी होती, आईएनसी सब जगह नहीं हारी नहीं होती और आईएनसी नहीं जीती होती 1935 में, तो जिन्ना के दिमाग में वो बल्ब नहीं जगा होता कि यार यहाँ तो हम लोग जीत नहीं पाएंगे, अपना पाकिस्तान बना ले। तो शायद पूरी हिस्ट्री और ये जो ज्योग्राफी है भारत की, इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो बदली नहीं हुई होती। लेकिन एनीवेज, इफ माय आंटी वाज अ मैन शी वुड हैव बीन माय अंकल। तो हिस्ट्री में जाके ये इफ्स और बट्स पे हम लोग नहीं रिलाय कर सकते, लेकिन ये चीजें भी सोचने की बात है। पुगना पैक्ट जो साइन किया वो बी आर अम्बेडकर साहब के लास्ट डेज तक वाज द बिगेस्ट रिग्रेट ही हैड। 1947 हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली। गांधी जी ने, नेहरू जी ने अपना कैबिनेट बनाया। गांधी जी के पास लाके अपनी कैबिनेट की लिस्ट दिखाई गांधी जी से कि ये मैं कैबिनेट बना रहा हूं। गांधी जी ने लिस्ट देखी तो उसमें पाया कि बी आर अम्बेडकर, हु वॉज ऑलवेज द स्मार्टेस्ट मैन इन द रूम, द ब्राइटेस्ट मैन इन द रूम, द मोस्ट एजुकेटेड क्वालिफाइड मैन इन द रूम,
फर्स्ट लिस्ट में नेहरू जी के नहीं थे कैबिनेट में। तो इतिहास कहता है कि गांधी जी ने नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी, यू आर नॉट मेकिंग द कैबिनेट, दिस इज नॉट नेहरूज कैबिनेट और इंडियन नेशनल कांग्रेस कैबिनेट, दिस इज आजाद भारत कैबिनेट। और इस कैबिनेट में अगर बी आर अम्बेडकर नहीं है तो हरिजन समाज नहीं रिप्रेजेंट होता है, एंड यू नीड अ ब्राइट मैन लाइक बी आर अम्बेडकर, उनको डालो। गांधी जी ने लिटरली ऑर्डर किया नेहरू जी को। उसके बाद एक सेक्शन ऑफ मीडिया है, एक सेक्शन ऑफ जर्नलिज्म है, जो कि जिसपे पिक्चर वगैरह भी बनी है कि फेमस सीन है कुछ पिक्चरों का, सीरियल्स का, कि नेहरू जी बुलाते हैं बी आर अम्बेडकर को अपने चेम्बर्स में, अपने ऑफिस में, और कहते हैं कि आई हैव डिसाइडेड टू इंक्लूड यू इन माय कैबिनेट, तो व्हाट डू यू थिंक। तो बी आर अम्बेडकर साहब जवाब देते हैं, कोई ऐसा नहीं तुरंत खुश हो गए, कुर्सी से उठ गए, कहते हैं डिपेंड्स ऑन व्हाट द पोर्टफोलियो शैल बी। तो नेहरू जी कहते हैं द पोर्टफोलियो वुड बी अ बिग वन, आई एम ऑफरिंग यू द लॉ मिनिस्ट्री, व्हाट डू यू थिंक। तो बी आर अम्बेडकर कहते हैं वेल इफ दे विल बी इनफ वर्क फॉर मी देन आई विल बी हैप्पी। तो नेहरू जी कहते हैं ऑफ कोर्स दे विल बी इनफ वर्क फॉर यू, दिस इज आजाद भारत, लॉ में सबसे ज्यादा काम होगा, वी ऑल्सो हैव टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसी समय बी आर अम्बेडकर साहब हमको रिमाइंड करते हैं कि हिंदू कोड बिल भी अभी बचा है, हिंदू कोड बिल में जो कि वो लिखना चाहते थे, जिसमें ये हिंदुइज्म में गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, विमेन्स राइट, अडॉप्शन मेंटेनेंस, हिंदू मैरिज वगैरह पे वो कानून ऐसा लाना चाहते थे ताकि ये जो विमेन सप्रेशन है वो कम हो, विमेन के राइट्स बढ़े, और हिंदू समाज में जो डोमिनेशन है, जो पेट्रियार्की है, वो खत्म हो, वो कम हो। तो वो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा द हिंदू कोड बिल ऑल्सो हैज टू बी ब्रॉट, और ये नेहरू जी को पता था क्योंकि इस पे बड़ी मेहनत की थी और काम करना चाहते थे अम्बेडकर साहब। तो नेहरू जी ने कहा एंड ऑफ कोर्स आई अश्योर यू दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस विल सपोर्ट योर हिंदू कोड बिल। ऐसे करके दोनों हाथ मिलाते हैं, ये इतिहास कहता है। लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है कि अपेरेंटली गांधी जी ने ऑर्डर किया था नेहरू जी को कि इनको डालो, इनके बिना तुम्हारा चलेगा नहीं, द स्मार्टेस्ट मैन, यू नीड अ स्मार्ट मैन, द स्मार्टेस्ट मैन इन योर कैबिनेट विल बी बी आर अम्बेडकर। तो एनीवेज, तो आपको पता ही है, फिर आजाद भारत में पहले लॉ मिनिस्टर बी आर अम्बेडकर साहब बने। आगे जाके जो आप सभी लोगों को पता होगा, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेहरू गांधी जी का तब तक असैसिनेशन हो गया, भीमराव अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन फिर 26 डे ऑफ नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ। 26 जनवरी 1950 में इंडिया रिपब्लिक बनी, कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हुआ। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरी 16 साल वकालत हो गई है, 8 साल सुप्रीम कोर्ट की इसमें वकालत है, वो भी एट द टॉप लेवल, जिसमें आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स, रिट्स पे मैं, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे मेरी स्पेशलिटी है, मैं बहस करता हूं। और मैं, मेरी ओपिनियन में सारे हिंदुस्तान भारत के कानून में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्ट परफेक्ट डॉक्यूमेंट है। मेरी ओपिनियन में जितने भारत के कानून है उसमें अगर कोई नियर परफेक्ट कानून है जो बना है, वो न्यूक्लियस ऑफ ऑल लॉज इन इंडिया है, जो हार्ट ऑफ इंडियन लॉज है, वो है द सुप्रीम लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो मेरी ओपिनियन है, इसे 99.999% ऑफ इंडिया अग्री करेगा, और ऑफकोर्स वकील कम्युनिटी अग्री करेगी। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं, सच वॉज द हाई कैलिबर एंड द इंटेलेक्ट एंड जो स्टेट ऑफ माइंड था बी आर अम्बेडकर साहब का, इतने भारी जीनियस ज्ञानी आदमी थे कि कॉन्स्टिट्यूशन भी, जो मैं आज 2020 में भी कह रहा हूं नियर परफेक्ट डॉक्यूमेंट है, ये ड्राफ्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना लिया, उन्होंने लिख लिया, तो दुनिया तो बड़ी इंप्रेस थी, भारत इंप्रेस था उनके कॉन्स्टिट्यूशन से, वो बहुत कोई खुश नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा है, और अच्छा भी बन सकता है, और बहुत पार्ट्स है जो मैं इसमें और लाना चाहता था, लेकिन वो हो नहीं पाया है क्योंकि सबकी सहमति जरूरी है। तो वो कोई बहुत खुश नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन इतना बढ़िया बनाने के बाद भी। ये भी बता दूं, सच वॉज हाई स्टैंडर्ड। और फिर बी आर अम्बेडकर साहब की पार्लियामेंट में फेमस स्पीच है, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया, फिर उन्होंने ये कहा कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल बी ओनली एज गुड एज, एक एनोलॉजी देना चाहूंगा कि अगर एक डार्बी हॉर्स को, कितना भी अच्छा डार्बी हॉर्स हो, जोर से दौड़े,
लेकिन उस पे जो राइडर होता है, जो उसको राइड करता है, अगर उसका चालक अच्छा नहीं है तो डर्बी हॉर्स रेस हार जाएगा। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल बी ओनली एज गुड एज द पीपल एंड द लीडर्स ऑफ इंडिया। हाँ, अगर लीडर अच्छा नहीं है, इसका चालक अच्छा नहीं है, इसको चलाने वाला अच्छा नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाएगा। अगर लीडर अच्छा है और लोग अच्छे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सीड करेगा। और आज दोस्तों, हम लोग भाइयों 2020 में हैं और इतिहास गवाह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा, वो आज भी, मैं कह रहा हूं, नियर परफेक्ट डॉक्यूमेंट है। आज भी कितने फ्यूचरिस्टिक सोच थी उनकी, आज भी वो होल्ड करता है और आज भी बेहतरीन डॉक्यूमेंट है। उससे बेहतर कानून नहीं है जो बी आर अम्बेडकर साहब ने 70 साल पहले लिखा। और लिख के भी वो बहुत इंप्रेस नहीं थे इसको लिख करके, और आज भी हम लोग सलूट करते हैं, और मैं पर्सनली सलूट करता हूं, कहता हूं इससे बेटर डॉक्यूमेंट नहीं लिखा गया है भारत की इंडिपेंडेंट इंडिया हिस्ट्री में। इससे बेहतर कानून नहीं लिखा गया है, नियर परफेक्ट है, बट ही वॉजंट वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिज ओन वर्क। दैट वॉज द जीनियस ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया, आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर साहब हिंदू कोड बिल पे काम करना शुरू किए, क्योंकि उन्होंने पाया हिंदू सोसाइटी में ओप्रेशन है विमेन के खिलाफ। उस समय हिंदू सक्सेशन एक्ट होता था, आप लोगों को पता है। वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के खिलाफ थे, क्योंकि औरतों को अपने पापा की प्रॉपर्टी में राइट ही नहीं मिलता था। जहां शादी हो गई, सब प्रॉपर्टी गई, दहेज के साथ गई, दहेज प्रथा को इंकरेजमेंट मिलती थी। उन्होंने हिंदू कोड बिल लाए, जो उनके बड़े क्लोज था, और नेहरू जी ने प्रॉमिस किया था कि मैं इसको पास करा दूंगा। हिंदू कोड बिल उन्होंने लाए, हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ, आईएनसी ने रिजेक्ट किया। हिंदू कोड बिल को उन दिनों जो हिंदू महासभा थी, आरएसएस थी, उन्होंने कहा एक एटम बॉम्ब है हिंदू समाज पे। रिपीट करता हूं, आरएसएस और हिंदू महासभा ने हिंदू कोड बिल जो बी आर अम्बेडकर साहब ने लिखा, उसको कहा कि एक एटम बॉम्ब है हिंदू समाज पे। अगर ये पास हो गया तो हिंदू समाज बिखर जाएगा, और मेन के जो पूरे राइट्स हैं ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट देयर वाइव्स, अगेंस्ट वुमेन, वो चले जाएंगे। हाँ, जो ऊपरी समाज के जो ऑपरेशन के राइट्स हैं, हक हैं अगेंस्ट दी निचली समाज, जिसको अनटचेबल्स और दलित कम्युनिटी, SC ST कहते हैं, वो सब चले जाएंगे। ये नहीं पास होना चाहिए, और यही हुआ। आईएनसी भले ही पावर में थी, मेजॉरिटी में थे, नहीं पास हो पाया, हिंदू कोड बिल फेल हो गया। 4 साल लॉ मिनिस्टर थे बी आर अम्बेडकर साहब। जब हिंदू कोड बिल फेल हो गया, अम्बेडकर साहब नाराज हो गए, इस्तीफा दे दिया उन्होंने एज लॉ मिनिस्टर। आगे जाके फिर इलेक्शन हुआ वगैरह वगैरह, आगे जाके फिर वो लेबर मिनिस्टर बने, वो इरिगेशन मिनिस्टर वगैरह बने। लेबर के लिए उन्होंने बहुत काम किया इंडिपेंडेंट इंडिया में। बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा, सिर्फ हरिजन समाज नहीं, दलित कम्युनिटी नहीं, विमेन कम्युनिटी के लिए लड़े, लेबर मिनिस्टर बने उन्होंने। आज बताना चाहता हूं, उन्होंने रूल बनाया 24 घंटे होते हैं एक दिन में, उसको 3 से डिवाइड किया और कहा तिहाई तिहाई तिहाई। जिसमें उन्होंने कहा मजदूर उन दिनों 12 से 14 घंटे वर्कर्स काम करते थे। कानून चल रहा था ब्रिटिश इंडिया का कानून, उसमें ब्रिटिश इंडिया में वर्कर्स के 12 आवर 14 आवर वर्क डेज होते थे, वर्क आवर्स होते थे। इन्होंने बनाया, कानून पास किया, जिसमें 8 घंटे वर्कर काम करेगा, 8 घंटे सोएगा, 8 घंटे मनोरंजन करेगा। तो 24 घंटे को डिवाइड किया 3 से और कहा 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन और 8 घंटे आराम। इससे एक बैलेंस बनेगा और वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इन्होंने राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस लाया, इन्होंने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क लाया, जिसमें इन्होंने कहा विमेन भी अगर इक्वल काम करेंगी तो इक्वल वर्क मिलेगा, शेड्यूल कास्ट काम करेगा इक्वल वर्क में, इक्वल काम करेगा इक्वल पैसा मिलेगा जितने ब्राह्मण ठाकुर को मिलता है। हाँ, ये सब कुछ भीमराव अंबेडकर साहब का लाया हुआ है। जो हमारे लेबर लॉज हैं, जो कि इन फेवर ऑफ लेबर और वर्कर्स हैं, वो भीमराव अंबेडकर साहब का लाया हुआ है। इरिगेशन साइड में उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट और स्कीम्स पे, उन दिनों रिवर्स स्कीम पे काम किया फॉर दी एग्रीकल्चर साइड, फॉर दी फार्मर्स, जिसपे आज भी भारत सरकार, ये मोदी सरकार आज भी जिनकी बातें करती है, वो 1950 में इन चीजों पे काम कर रहे थे। भीमराव अंबेडकर साहब 50 से 56 के बीच में काम कर रहे थे इन सब चीजों पे, जिसपे 2020 में भी आज इंडिया बात करता है मोदी सरकार, लेकिन कर नहीं कुछ पाते हैं।
ना कुछ करते हैं, ना नियत है करने की। तो भीमराव अंबेडकर साहब, जैसे मैंने कहा, अनटचेबिलिटी के खिलाफ, हरिजन समाज के लिए, विमेन ऑपरेशन के खिलाफ, औरतों के लिए, फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन थे, प्रो इंडस्ट्री थे, कहते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। लेकिन फिर सोशल साइड में कहते थे गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए इंडस्ट्री को, ठीक है, एंड इंडस्ट्री में ग्रोथ हो लेकिन वर्कर के राइट्स प्रोटेक्ट हो, सिर्फ मालिक के राइट नहीं, वर्कर के राइट प्रोटेक्ट। प्रो एग्रीकल्चर थे, एग्रीकल्चर में काम हो लेकिन फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ डेवलपमेंट हो, पानी आए, सिंचाई हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट से सीजन के अकॉर्डिंग क्या क्रॉप ग्रो किया जाए जिसमें पैसा आए, फार्मर और जो मालिक थे उनमें फार्मर की कैसे प्रोटेक्शन मिले, फार्मर को क्रॉप का सही प्राइस मिले, ये सब बातें वो करते। बहुत उन्होंने जिक्र किया कि कैसे ये जो हीरो वर्शिप है, ये जो महात्मा कॉन्सेप्ट है, मैं बताना चाहता हूं। अंबेडकर साहब के वर्ड्स हैं, ही सेड द वर्ड महात्मा विल only raise the level of the dust, whereas the pursuit of education, the pursuit of scientific temper, the pursuit of rational thinking, the pursuit of curiosity, the pursuit of education will bring the levels of mankind, levels of human being up. अब इस बड़ी बात को आप थोड़ा सा समझिए, मैं समझाना चाहता हूं। महात्मा will raise the levels of dust, whereas pursuit of excellence education will raise the levels of mankind and man. मतलब समझिए, जब महात्मा एक जगह महासभा करता है तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जब भीड़ इकट्ठा होती है तो भगदड़ होती है, समझ में, इतने सारे लोग उठते हैं, बैठते हैं, जब वहां से हटते हैं तो डस्ट, मिट्टी ऊपर उठती है, will raise the levels of dust. Whereas education and pursuit of scientific temper will raise the levels of mankind and levels of man. उन्होंने कहा, समझिए कितनी डीप बात कही। हाँ, तो ये थे पी.आर. अंबेडकर साहब, जिन्होंने गांधी जी के प्राइम में, मैं आपको कॉन्वर्सेशन आप लोगों को बताया था कि कैसे गांधी जी को तुरंत उन्होंने जवाब दिया था। उनकी ग्रेटेस्ट रिग्रेट थी कि मैंने पूना पैक्ट साइन कर दिया, गांधी जी के इमोशनल ब्लैकमेल में मैं आ गया, वो नहीं करना चाहते थे। बताना चाहता हूँ 1955 में ये आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, बीबीसी का, बीबीसी ने इंटरव्यू किया बी.आर. अंबेडकर साहब को, जिसमें बी.आर. अंबेडकर साहब के लफ्ज हैं जो मैं अभी प्ले करूंगा, और अगर ना प्ले करता हूं इस वीडियो में कारण यही होगा कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, इसलिए ना कर सकूं, लेकिन वर्णन जरूर करना चाहूंगा। आप लोग इसको देखिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा, वो ऑडियो जरूर देखिएगा वीडियो। बी.आर. अंबेडकर साहब ने महात्मा गांधी को कहा है कि ही वॉज हार्डली अ महात्मा, ही वॉज इनफैक्ट अ शूट पॉलिटिशियन, और उनके में महात्मा वाले कोई गुण नहीं थे, और सर्टनली मोरालिटी लेवल्स पे तो बिल्कुल नहीं थे। ही वॉज, महात्मा गांधी वॉज अबाउट अपीजमेंट ऑफ क्लासेस एंड नॉट अबाउट रियल वर्क ऑन द ग्राउंड, उन्होंने कहा है बीबीसी को इंटरव्यू में। और ये भी कहा है कि आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, लोग आज उनको इतना बड़ा इसलिए मानते हैं क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनको अलाइव रखा है, और गांधी जयंती जब होती है तो एक नहीं, 2 दिन नहीं, उन दिनों 7-7 दिन तक छुट्टियां रहती हैं, गांधी जी को याद किया जाता है वगैरह वगैरह, ये सब उन्होंने बीबीसी को कहा। इसलिए लोग गांधी जी को इतना याद करते हैं, वरना ही वॉज एन अपीजर एट बेस्ट, अ पॉलिटिशियन एट बेस्ट, हार्डली अ महात्मा, एंड स्पेशली ऑन द जजमेंट, इफ यू जज हिम ऑन मोरालिटी ग्राउंड्स ही विल फॉल शॉर्ट। ये बी.आर. अंबेडकर साहब ने गांधी जी के बारे में कहा है। पर्सनली बोलना चाहता हूं भाइयों, मैं, आप लोगों को पता ही है, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं गांधीवादी हूं, गांधी जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन इस महापुरुष बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर जी के बारे में जानकारी प्राप्त करके और इनको लिटरली अब्सॉर्ब करके पिछले 1 हफ्ते से इनके अंदर मैं घुसा हुआ हूं और निकाल रहा हूं हिस्ट्री के पन्नों से और बड़े बड़े स्कॉलर्स से उनका वर्जन्स और किताबें देख के, रिसर्च करके,
जितना ज्यादा मैं इस महापुरुष के बारे में जान रहा हूँ, इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जान रहा हूँ, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, मैं गांधीवादी हूँ और गांधी जी को सैल्यूट करता हूँ, गांधी जी का ग्रेटेस्ट मैं भक्त हूँ। लेकिन ये वो आदमी है बी.आर. अम्बेडकर साहब जिन्होंने इस भक्ति ही को नकार दिया, कहा ये हीरो वर्शिपिंग ही गलत है, ये महात्मा बनाना ही गलत है। अगर आप महात्मा बना देंगे तो आप रैशनली उस आदमी को नहीं दे पाएंगे, ना उसका काम देख पाएंगे, आप हर चीज में कहेंगे हाँ। और आज 2020 में जैसे हम लोग बैठते हैं, देखिए ही वाज सो राइट, उस समय महात्मा बना दिया, तो गांधी जी जो करेंगे सब महात्मा है, कुछ आप उनको चैलेंज ही नहीं कर सकते, उनको इतना बड़ा ओहदा दे दिया आपने। गांधी जी के असैसिनेशन के बाद आप लोगों को पता है फिर नेहरू 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 नेहरू, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी राजीव गांधी राजीव गांधी, और आज आप लोग एक नाम सुनते हैं अटल जी से पहले, क्या नाम, मोदी 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 मोदी। ये जो हीरो वर्शिप है, चाहे सचिन 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 सचिन, चाहे धोनी धोनी धोनी, चाहे विराट 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 विराट, चाहे अमिताभ बच्चन, चाहे सलमान सलमान सलमान, ये जो हीरो वर्शिप है ये हम लोगों के अंदर भरी हुई है, इंग्रेंड है हमारे अंदर। और जब तक हीरो वर्शिप होगी तब तक आप उस हीरो के एक्चुअली काम को क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे, जब तक आप क्रिटिकली उसको एग्जामिन नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और कभी उसको आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसका स्टैचर एक इंसान से एक होलियर देन गाओ स्टेटस पे ले जाएंगे। इन सब चीजों के बारे में बात की थी अम्बेडकर साहब ने 70 साल पहले, और नकार दिया था, कहा था हीरो वर्शिप गलत है। मैं अंत में मैसेज भी देना चाहूंगा बिफोर आई एंड दिस वीडियो, कि आज का जो वाल्मीकि समाज है, जो कि हरिजन समाज है, जो दलित कम्युनिटी है, जो जय भीम करती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर नकारते थे हीरो वर्शिपिंग। वो कहते थे, उन्होंने तो ये सिखाया कि अपनी द एजुकेशन विल सेट यू फ्री, अपने स्टैंडर्ड को इतना बढ़ाइए, एजुकेशन इतने बड़े ज्ञानी बन जाइए दैट यू ऑलवेज द स्मार्टेस्ट मैन इन द रूम, और इससे आप अनटचेबिलिटी को खत्म करिए, अपने ज्ञान से अनटचेबिलिटी। आप अनटचेबल हैं, आपसे कोई मिलना नहीं चाहेगा, लेकिन आप अगर स्मार्टेस्ट मैन इन द रूम होंगे, सबसे बड़े ज्ञानी होंगे, तो ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, उसको आपकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि स्मार्ट मैन की हर जगह जरूरत होती है। उन्होंने ये स्टैंडर्ड अपने अचीव किया, नकारा हीरो वर्शिप को, गांधी को महात्मा कहने से नकारा, उनको उनके डेथ के बाद आपने बाला साहेब उनको कहा, लेकिन वो हीरो वर्शिप के खिलाफ थे। आज के जो पूरा वाल्मीकि समाज है, जो जय भीम करता है, और मैं आगे आऊंगा इसमें मायावती पे, काशीराम पे, आज के चंद्रशेखर पे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ जय भीम तक रिस्ट्रिक्ट ना करें, उनको भगवान का ओहदा ना स्टेटस दें, क्योंकि उन्होंने नकारा इसको। उन्होंने आपको ये मैसेज दिया कि पढ़ाई करो, उन्होंने ये मैसेज दिया कि ऑपरेशन सिर्फ वाल्मीकि समाज का नहीं, जहां ऑपरेशन हो उसके खिलाफ लड़ो। वो हरिजन समाज के लिए नहीं लड़े, सिर्फ वो हरिजन समाज के लिए लड़े, वो फार्मर्स के लिए लड़े, लेबरर्स के लिए लड़े, औरतों के लिए लड़े, जहां ऑपरेशन था वहां लड़े। हिंदू समाज से लड़े क्योंकि औरतों का ऑपरेशन था, हिंदू समाज से लड़े क्योंकि हरिजन समाज का ऑपरेशन था। और आऊंगा मैं, अभी मैं खत्म कर रहा हूं। तो 1955 में ये हुआ, बीबीसी का इंटरव्यू वगैरह हुआ, महात्मा गांधी को क्लियरली उन्होंने नकारा, और बड़ी कठोर, बड़ी कटश, मैं कह सकता हूं बड़े कठोर वर्ड्स में वर्णन दिया। जैसे समय आगे बढ़ा, भीमराव अंबेडकर साहब की कुछ तबीयत खराब होने लगी थी, डायबिटीज के पेशेंट हो गए थे, कुछ हेल्थ वगैरह का कम ध्यान देते थे, थोड़ा सा वेट इश्यूज भी हो गए थे। भीमराव अंबेडकर साहब को एक चीज हमेशा रही कि जो हिंदू समाज में जो ये इनइक्वालिटीज हैं, और खास करके जो हरिजन समाज के खिलाफ है, तो उन्होंने एक अपने को प्रार्थना करी और एक वचन दिया कि मैं भले ही पैदा हुआ होऊंगा हिंदू समाज में, लेकिन मैं मरूंगा नॉट एज अ हिंदू, मेरी डेथ एज अ हिंदू नहीं होगी। और ये बात पूरी हुई। उन्होंने आगे जाके कन्वर्जन किया, ही कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदू टू बुद्धिज्म, उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। गौतम बुद्धा जी 2500 साल पुरानी बुद्धिज्म रिलीजन को अपनाया, कुछ चेंजेस करके उसको इसको कहा जाता है बाबा साहेब बुद्धिज्म,
क्योंकि कुछ चेंजेस करके उन्होंने अपना साइंटिफिक टेम्पर इतना हाई था कि उसमें भी बुद्धिज्म में भी उन्होंने कुछ चीजें निकाली जो उनको सही नहीं लगी, तो उन्होंने कहा ये वाला बुद्धिज्म हम लोग फॉलो करेंगे। और जब वो कन्वर्ट हुए बुद्धिज्म में तो सेम डे एक मास मूवमेंट हुई, 5 लाख हरिजन समाज के लोगों ने कन्वर्ट किया। अगले दिन 3 लाख, टोटल 8 लाख लोगों ने कन्वर्ट किया। हाँ, 3 महीने के अंदर अनफॉर्चुनेटली काफी डायबिटीज वगैरह तबीयत खराब हो गई थी। दिसंबर 1956 में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनी आखिरी सांस ली और उनकी ही वॉज नो मोर, उनकी डेथ हुई। सैल्यूट है उनको। और आने वाले 4 सालों में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह ने करीब 4 मिलियन 40 लाख हरिजन समाज के लोगों को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। 1960 तक ये चला। भाइयों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि 1960 से लेकर 1990 तक 30 साल वो इंसान बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर, वो महापुरुष, वो महाज्ञानी, वो पर्सन नहीं इंस्टीट्यूशन, जिसने हरिजन समाज के लिए लड़ाई करी, विभिन्न ऑपरेशन के खिलाफ लड़ाई करी, फार्मर्स के लिए लड़ाई करी, वर्कर्स के लिए, डेली वेजर्स के लिए, लेबर क्लास के लिए लड़ाई करी, जिसने साइंटिफिक टेम्पर बिल्ड किया, हीरो वर्शिप के खिलाफ लड़ाई करी, जिसने व्हाइट को व्हाइट कहा, ब्लैक को ब्लैक कहा, ग्रे छोड़ दिया, जिन्होंने कहा कि द प्रॉब्लम विद बीइंग न्यूट्रल इज यू आर नेवर न्यूट्रल, बाय बीइंग न्यूट्रल you are not taking a stand against the oppressor and hence you are being biased। ये भीमराव अंबेडकर साहब के वर्ड्स है। कहा आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकते, डिप्लोमेटिक नहीं हो सकते, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप न्यूट्रल रहेंगे तो आप स्टैंड गलत के खिलाफ नहीं ले रहे, इसका मतलब आप कहीं पे गलत के साथ हैं, आप बायस हैं। इस महान आदमी, इस महापुरुष, इस महाज्ञानी, 4 BAs, 4 MAs, 1 MSc, 1 LLB, 4 PhDs, 100 किताबों का ऑथर, पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 किताबें पढ़ा हुआ आदमी, महाज्ञानी, द स्मार्टेस्ट मैन इन द रूम, द ब्राइटेस्ट मैन इन द रूम, द मैन विद द मोस्ट विजडम। इसको 1960s, 70s, 80s 30 साल भारत ने इनको भूल गए। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता कि किसकी सरकार, कांग्रेस की, नेहरू जी और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, लेकिन ये फैक्ट है। मैं भारत से कहना चाहता हूं 1960s, 70s और 80s में भीमराव अंबेडकर जी को भूल गए आप। 1990 बताना चाहता हूं, 1954 में शुरू हुआ भारत रत्न देना, और 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी तो 1990 आके भीमराव अंबेडकर जी की याद आई और वीपी सिंह सरकार ने भारत रत्न दिया भीमराव अंबेडकर जी को। उसके बाद काशी राम जी का नाम याद आता है। काशी राम जी ने मूवमेंट स्टार्ट करी और भीमराव अंबेडकर को सामने लेके अपना पूरा पॉलिटिकल करियर बनाया और भीमराव अंबेडकर जी का नाम वापस लाए भारत में। आगे जाके मायावती जी ने वही किया, उसी वेव पे उन्होंने राइड किया, 2-2, 3-3 बार सीएम बनी यूपी की। आज चंद्रशेखर हैं, जय भीम चल रहा है, वाल्मीकि समाज के सब लोग जय भीम करते हैं, जय भीम, अच्छी बात है। अंत में वाल्मीकि समाज, चंद्रशेखर आजाद, मायावती जी, सभी को ये कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर हीरो वर्शिप के खिलाफ थे। उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा कहने से इनकार किया, कहा ये हीरो वर्शिप गलत है। वो नहीं चाहते कि आप उनको आज उनकी हीरो वर्शिपिंग करें, वो ये चाहते हैं कि आप उनके रास्ते पे चलें। उनका रास्ता क्या था? एडुकेशन, द परसूट ऑफ एक्सीलेंस, द परसूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति, बी द स्मार्टेस्ट मैन इन द रूम।
अपने को इतना बड़ा ज्ञानी बना दो कि ये असमानता, ये छूत अछूती हर किसी को आपकी जरूरत पड़े, क्योंकि हर किसी को एक इंटेलिजेंट, स्मार्ट, लर्नेड आदमी की जरूरत होती है। उन्होंने सिर्फ हरिजन समाज के लिए नहीं लड़े, वो पॉलिटिक्स नहीं करी, ना लड़ाई करी। उन्होंने लड़ाई हरिजन समाज के लिए करी, औरतों के लिए करी, फार्मर्स के लिए करी, लेबर क्लास के लिए करी। मतलब क्या, जहां भी ऑपरेशन था, डिस्क्रिमिनेशन था, वहां लड़ाई करी। वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे, सिर्फ हरिजन समाज के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ नहीं थे। ये मैसेज दिया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। ये है मेरा कंक्लूजन, मेरा प्रोग्नोसिस। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अंदर घुस के, उनकी हिस्ट्री में घुस के पूरा जो निचोड़ मैंने निकाला है, मेरा कंक्लूजन ये है, द मैसेज ऑफ बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी, जय भीम जय भारत का मैसेज वाल्मीकि समाज और सभी भारतीयों को ये है, पढ़ लिख के अपने को इतना काबिल बनाओ कि यू आर ऑलवेज द स्मार्टेस्ट मैन इन द रूम। क्योंकि जो स्मार्ट है, जो मोस्ट काबिल है कमरे में, उसकी हमेशा जरूरत पड़ेगी। और डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ हरिजन समाज की, एक समाज की डिस्क्रिमिनेशन की लड़ाई ना करो, लड़ाई करो डिस्क्रिमिनेशन की। लड़ाई करो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन की, लड़ाई करो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फार्मर की, लड़ाई करो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वर्कर्स की। अभी कोविड-19 में जो दिहाड़ी मजदूरों के साथ हुआ है, आज भीमराव अंबेडकर साहब जिंदा होते तो क्या ये होने देते? औरतों के खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है आए दिन, आज भी सिटी में चलिए, मॉडर्न डे 4, 8, 10, 20 सिटी छोड़ दीजिए, आज भी हमारे विलेज कैसे हैं आप जानते हैं। औरतों के कितने हक हैं, क्या हक है आप भी जानते हैं। आज 2020 में भी हरिजन समाज में आपका सिटी छोड़ दीजिए, गांव पहुंचिए तो आज भी ये गांधी जी को बड़ा विश्वास था। गांधी जी कहते थे इंडिया इज अबाउट विलेजेस, और अंबेडकर साहब जहां उनका अग्रीमेंट नहीं होती थी, गांधी जी से कहते थे विलेजेस आर हेल होल्स। ये अंबेडकर साहब के वर्ड्स हैं। कहते हैं व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अ विलेज बीइंग, गांधी जी कहते थे विलेजेस आर होम्स टू इंडिया, होम्स ऑफ इंडिया। अंबेडकर साहब कहते थे व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अ होम where a 9-year-old cannot get water from a well because he is a Harijan. तो B.R. Ambedkar साहब, in the end, I will conclude with this. To me, if Gandhi ji is the father of the nation, Baba Saheb Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar is the Martin Luther King of India, who fought against slavery. He's fought against all forms of discrimination, all forms of oppression against the weak, whether it was the Harijan Samaj, the women, the peasants, the workers. He fought for all. Pre-independent India, post-independent India. He was a man who encouraged scientific temper, rational logic पे बात करते थे. He was against hero worship. Modi, Modi, Modi. Gandhi, Gandhi, Gandhi. Sachin, Sachin, Sachin. कुछ नहीं. कहते थे अगर ये करोगे, हीरो वर्शिप करोगे, तो आप इनको क्रिटिकली, इनके काम को एनालाइज नहीं कर पाओगे, उससे प्रोग्रेस नहीं होगा, प्रोग्रेस हैम्पर होगा. स्टॉप डूइंग हीरो वर्शिप. Now I move to the last part of this biography. I move to fun facts. बट बिफोर आई डू, बस इतना कहना चाहता हूं, मैं अनुपम त्रिपाठी, मेरा इंडेवर है इस बायोग्राफी में, इस महापुरुष, इस इंस्टीट्यूशन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को ये 20, 25, 30, 40 मिनट जितनी लंबी वीडियो हो, उसमें इन फैक्ट्स को सही से प्रेजेंट करना, और जो भीमराव अंबेडकर जी की जो रूह थी, जो दिमाग था, जो सोच थी, उसको सामने लाना, ताकि भारत को और वाल्मीकि समाज को एक सही मैसेज मिले, ताकि आप अपने से सवाल कर सके कि क्या आप भीमराव अंबेडकर जी की सोच और उनके बताए गए रास्ते पे चल रहे हैं. अपने को पूछें आप, क्योंकि उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज किया, साइंटिफिक टेम्पर को एनकरेज किया,
और मुझे पता है कि मैं इसमें जस्टिस नहीं कर पाऊंगा इस बायोग्राफी में। मैं इतना बड़ा महापुरुष नहीं हूं कि मैं जस्टिस कर सकूं, लेकिन मेरी कोशिश है इस वीडियो में जस्टिस करने की, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो, इनकी बायोग्राफी पसंद आया होगा। चलते हैं फन फैक्ट्स पे। थोड़ा सा बताना चाहता हूं जो चीजें मैंने नहीं कवर की होंगी। इनका कंपैरिजन मैं बताना चाहता हूं। 1891 14 अप्रैल में जन्म हुआ भीमराव अंबेडकर जी का, महू गांव में। ये सब मैं बता चुका हूं, एमपी में, जो अब अंबेडकर नगर जाना जाता है। 1891 में जेम्स चैडविक का भी जन्म हुआ था। जेम्स चैडविक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिटरली एटम बम बनाया 1891 में। तो ये कॉमन चीज है जो मैं बताना चाहता हूं। दोनों का बर्थ 1891 में हुआ था, 2 months अपार्ट कहते हैं। कहते हैं मनु चेस्ड हिम एवरीवेयर। ये जो मनु स्मृति है, जो मनु कॉन्सेप्ट है इंडिया में, ये इनको हर जगह चेस करते रहा। इट यूज्ड टू हॉन्ट हिम। अंबेडकर साहब ने कहा, हाउ कैन यू रिगार्ड अ विलेज एज होम वेयर यू आर एन अनटचेबल? आस्क अ चाइल्ड ऑफ 9 years एज हाउ ही फील्स अबाउट अ विलेज इफ ही इज एन अनटचेबल। बचपन में एक और व्याख्या है, ये बाल कटाने गए थे और वहां पे नाई ने, क्योंकि ये महार कम्युनिटी से थे, हरिजन समाज से थे, तो नाई ने कहा, हट तेरा बाल नहीं काटूंगा, गेट आउट। इनको अपना बाल इनकी बहन काटती थी घर पे, ये स्थिति थी। नाई बाल काटने को तैयार नहीं था क्योंकि ये महार जात से आते थे। He always felt that Indians were entrenched deeply in untouchability. What was the point of studying all this science and getting all this education if a child 9 years of age in a village could not get water from a well? ये अम्बेडकर साहब ने कहा है। जेम्स चैडविक को 1935 में नोबेल प्राइज मिला। अम्बेडकर साहब को 54 से हमारे यहाँ भारत रत्न मिलने शुरू हो गए। 1990 जब तक वीपी सिंह की सरकार नहीं आ गई तब तक उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। दिस वॉज द ग्रेट इनजस्टिस टू दी मैन। खैर, हीरो वर्शिपिंग और इस किस्म के अवार्ड वगैरह से वैसे भी वो नकारते थे, ज्यादा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ही वॉज अ मैन ऑफ सच साइंटिफिक टेम्पर। He said, nations are not mothers but mere landmass. साइंटिफिक टेम्पर देखिए। हम लोग कहते हैं ना, भारत माँ मेरी माँ है, कहते अंबेडकर साहब के वर्ड्स हैं। उन्होंने कहा, नेशंस आर नॉट मदर्स, दे आर मेयर लैंड मास। अंबेडकर वॉज डिनाइड टच बट ही टच्ड द माइंड्स ऑफ द पीपल। कुछ फिगर्स आप लोगों को रखना चाहता हूं आपके पास। फन फैक्ट्स में फन तो नहीं है, लेकिन 2020 में आज हम लोग हैं, आपको बताना चाहता हूं। मैंने बताया कि कैसे 1960 से लेकर 1990 भारत भूल गया था बी आर अम्बेडकर साहब को, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 2009 में 39,000 अट्रॉसिटीज कमिट हुई हैं दलित समाज के खिलाफ। 2010 में 32,000 अट्रॉसिटीज, 2011 में 32,000, 2012 में 32,000, 2013 में 33,000, 2014 में 47,000, 2015 में 45,000, 2016 में 45,000। इतनी अट्रॉसिटीज, 45,000 अट्रॉसिटीज क्राइम्स हुए हैं, स्पेसिफिकली क्राइम्स अगेंस्ट दलित समाज, जो क्राइम्स ऑफ रेस है, जो क्राइम्स ऑफ अपार्थाइड है, जो क्राइम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि आप दलित थे, आपके खिलाफ क्राइम हो रहा है। ऐसे 45,000 क्राइम एक साल में होते हैं भारत में आज भी। और आज ये मेयर एक स्टैटिस्टिक बन के रह गए हैं। कितने कानून हो गए, क्या हो गए। भीमराव अंबेडकर साहब ने एक बार कहा, बताना चाहता हूं, द absurdity
और फाइटिंग फॉर राइट्स एंड लॉज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। उन्होंने 1950s में ये बात कही। इंडिपेंडेंट इंडिया हो गया था, खुद लॉ मिनिस्टर थे। आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया। लेकिन आज 2020 में भी अपने सिटी दिल्ली मुंबई से थोड़ा सा जाइए, गांव की तरफ निकलिए और आप पाएंगे आज भी दलित कम्युनिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो कानून तो सारे हाई हैं। भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा, द absurdity of fighting for rights and laws that already exist. What do I tell you? The atrocities against the Dalits is gigantic. मनुस्मृति को जलाया, बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। अब आना चाहता हूं थोड़ा सा बौद्धिज्म की तरफ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ उन्होंने एज बुद्धिज्म उन्होंने अपनाया, वो भी अंबेडकर बौद्धिज्म। उसमें क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर इतना हाई था, उन्होंने कुछ चेंजेस करके अपनाया। तो सवाल आता है कि इस्लाम क्यों नहीं कन्वर्ट किया, या क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट क्यों नहीं किया, सिखिज्म की तरफ क्यों नहीं कन्वर्ट किया, बौद्धिज्म क्यों अपनाया? तो मैं जवाब देना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि ये सवाल आता है अक्सर। जब पूछा गया क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं, तो रिसर्च बताती है कि पढ़े लिखे थे, समझदार आदमी थे, अवेयर थे। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि अगर मैं क्रिश्चियनिटी अपनाता हूं, तो पहले तो उन्होंने कहा कि आप समझते हैं बचपन से जिस बच्चे को इतना ज्यादा उसके अंदर इंग्रेंड है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन झेली है उन्होंने, कास्टिज्म झेला है उन्होंने, अनटचेबिलिटी झेली है, तो उन्होंने पहली बात तो ये कही कि क्रिश्चियनिटी, उन्होंने कहा कि जब स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी और मार्टिन लूथर किंग नहीं लड़े थे स्लेवरी के खिलाफ, तब भी चर्च होता था। वेयर वॉज द चर्च व्हेन द स्लेव्स वर बीइंग किल्ड एंड रेप्ड? दूसरा, उन्होंने कहा कि अभी हमें आजादी मिली है अंग्रेजों के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ हम लोग लड़े हैं। मैं अगर क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करता हूं तो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होगा। जबकि यहां पे एक कॉन्ट्रोडिक्शन ये बात दिखाती है, क्योंकि अंबेडकर साहब ने हमेशा, वैसे भी हमेशा कहा कि वो ही वॉज ऑल अबाउट स्पेड अ स्पेड, पॉलिटिकल करेक्टनेस की ही डिड नॉट केयर। लेकिन उन्होंने एक जगह उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होगा कि मैं क्रिश्चियनिटी अपनाऊं। इस्लाम क्यों नहीं अडॉप्ट किया उन्होंने? तो अंबेडकर साहब, बिकॉज ही कॉल्ड अ स्पेड, उन्होंने कहा इस्लाम जब ब्रदरहुड की बात करता है तो वो ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स की बात करता है। और भारी पेट्रियट थे B.R. अम्बेडकर साहब। वो देश को रिलीजन से ऊपर रखते थे, कास्ट से ऊपर, हर चीज से ऊपर, किसी भी डिवीजन के खिलाफ थे। क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर था उनका, ये था कि परसूट ऑफ एक्सीलेंस इंसान को सोचना चाहिए। वो ह्यूमैनिटी सोचते थे, देश सोचते थे, फिर सब भूल जाते थे। उसके बाद सिर्फ आपका ज्ञान, आपकी काबिलियत पे आ जाते थे। तो इस्लाम में उन्होंने कहा कि इस्लाम में दिक्कत यह है कि इस्लाम में इस्लाम देश से ऊपर है। तो जब ब्रदरहुड ऑफ मैन की बात होती है इस्लाम में, तो ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम की बात होती है। तो वो राजी नहीं हुए। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ कन्वर्जन टू इस्लाम, तो उन्होंने नहीं। कम्युनिज्म की भी बात होती है, उनसे पूछा गया योर थॉट्स ऑन कम्युनिज्म। हाँ, तो ये जो विचारधारा वाले कुछ है, मेरे चैनल पे भी आते हैं, मुझे गाली गलौज देते हैं, कन्हैया पे सवाल पूछते हैं, फिर मैं कहता हूं मैं कन्हैया से अग्री नहीं करता, मैं लेफ्ट विचारधारा को नहीं सपोर्ट करता, तो मुझे गाली देके चले जाते हैं। उनको जरा बता दूं, भीमराव अंबेडकर साहब ने कम्युनिज्म के बारे में कहा था कि कम्युनिज्म इज लाइक फॉरेस्ट फायर, वंस इट स्टार्ट्स इट डज नॉट स्टॉप, इट इंडल्जेस इन वायलेंस, ठीक है, एंड इट इंडल्जेस इन आर्म रेबेलियन। आई एम अगेंस्ट इट, इट इज नॉट अ पीसफुल विचारधारा, एंड इट इज लाइक अ फॉरेस्ट फायर जो सब जला देगी अपने रास्ते में। सिखिज्म बता सकता हूं, बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस थे सिखिज्म से, खास करके जो सिख समुदाय में, जो सिख रिलीजन में जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेवा है उसके बहुत फेवर में थे। क्योंकि सेवा कॉन्सेप्ट में उन्होंने पाया कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी। हरिजन समाज का आदमी, हर किस्म का इंसान, औरत हो, बच्चा हो, आदमी हो, उसको सेवा में खाना मिलता है, लंगर में, गुरुद्वारों में।
तो वो बहुत ज्यादा उससे इन्फ्लुएंस थे, वो बहुत सिखिज्म से काफी इन्फ्लुएंस थे, लेकिन उन्होंने समवेयर, जो अगर आप खोदिए रिसर्च करिए तो आप पाएंगे कि उनको कई फीलिंग आई कि शायद सिक्स कन्वर्जन में उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये उनका जो भी था, उनकी सोच थी, उनका प्रेजुडिस था, जो भी था, अगर प्रेजुडिस कह सके तो सिखिज्म उन्होंने सोचा, क्योंकि बड़े इन्फ्लुएंस थे, लेकिन उनको लगा कि मैं सिखिज्म में कन्वर्ट करूंगा शायद मुझे एक्सेप्टेंस ना मिले, तो उन्होंने सिखिज्म नहीं अडॉप्ट किया। और फाइनली बौद्धिज्म में बहुत उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, शौक था, फिर वो बड़ा ट्रैवल करते, श्रीलंका, वियतनाम वगैरह वगैरह ट्रैवल करके काफी वो इन्फ्लुएंस हुए बुद्धिज्म से, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज से वगैरह वगैरह, और इवेंचुअली उन्होंने बौद्धिज्म में कन्वर्जन किया, लेकिन अम्बेडकराइट बौद्धिज्म उन्होंने अडॉप्ट किया, जैसे मैं बता चुका हूं। तो इसी के साथ मेरे सभी भाइयों और बहनों, मैं आज की ये बायोग्राफी द ग्रेट बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर, हु वाज नॉट अ पर्सन बट एन इंस्टीट्यूशन, जो पुरुष नहीं महापुरुष हैं, जिनको मैं मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया बोलता हूं, जिनको मैं द फादर अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ ऑल काइंड्स बोलता हूं, द फादर फॉर साइंटिफिक टेम्पर, द फादर अगेंस्ट हीरो वर्शिप, द फादर अगेंस्ट पॉलिटिकल करेक्टनेस एंड डिप्लोमेसी, द फादर हु टॉक स्ट्रेट, and the father who taught us pursuit of excellence, education, scientific temper, critical thinking. मैं उनकी बायोग्राफी अब अंत करता हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। फिर कहना चाहूंगा, तो इसी बार कह रहा हूं, मुझे पता है मैं इस महान आदमी, इस महापुरुष के बारे में, इस बायोग्राफी में, इस वीडियो 40 मिनट की वीडियो में शायद मैं जस्टिस नहीं कर पाऊं, ना कर पाया हूंगा, क्योंकि इतनी महान हस्ती है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ज्ञान इससे मिला, और बाबा साहेब की सोच, उनका बताया गया, दिखाया गया रास्ता, और जो पूरे उनके बारे में जान के जो मैंने जो निचोड़ निकाला कि व्हाट ही स्टूड फॉर, वो अगर मैं आपको सही मैसेज में दे पाया इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं धन्य हो जाऊंगा और मुझे लगेगा कि मैंने जस्टिस किया। मेरे लिए वो बहुत होगा। मुझे जय भीम, भीमराव अंबेडकर जी की ऊपर से पूरी मुझे बेस्ट विशेस मिलेंगी। बस यही कहना चाहता हूं। और अंत में पहले भी कह चुका हूं, अंत करूंगा इस वीडियो को इस एक प्रार्थना से, और ये इस बात को मैं वोकली पब्लिकली कुछ सालों से कहते आया हूं हर प्लेटफॉर्म पे। बस एक ही है मेरी प्रार्थना, और ये अपीजमेंट नहीं है, ये है जेन्युइन प्रार्थना। मैं अनुपम त्रिपाठी क्षमा चाहता हूं अपने पूर्वजों की हुई किसी भी गलती या गुनाह वाल्मीकि समाज के खिलाफ। अगर जो उन्होंने किया तो मुझे क्षमा करें, उनको क्षमा करें। और कहना चाहता हूं वाल्मीकि समाज से, मेरे सभी भाइयों, मेरे मित्रों से, कि एक मौका चाहूंगा आपसे, लॉकडाउन खुल जाए, जब सब नॉर्मल हो जाए, चाहूंगा एक मौका कि मुझे अवसर मिले आपके घर में आने का, और आपके घर के लेटरिन साफ करने का, और उसके बाद मुंह हाथ धो के आपके साथ बैठ के खाना खाने का। ये अवसर मुझे मिले तो मैं धन्य होऊंगा, और कहीं पे मुझे लगेगा कि मुझे माफी मिली अपने पूर्वजों के बिहाफ पे, उनकी गलतियां, उनके गुनाहों के बिहाफ पे। जो भी गलती गुनाह उन्होंने शायद करी हो, नहीं करी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे ब्राह्मण समाज के, मेरे पूर्वजों के बिहाफ पे, मैं वाल्मीकि समाज से मेरी यही प्रार्थना है। तो मुझे ये अवसर, मुझे मौका जरूर दें। और ये अपीजमेंट नहीं है, मेरी दिल से मेरी ख्वाहिश है। मैं धन्य होऊंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे अगर अभी भी नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंत करूंगा, हमेशा कहता हूं जय भारत, वो तो कहूंगा ही क्योंकि भारत हमेशा महान है, लेकिन आज अंत करूंगा। जय भीम, जय भारत।